नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। माफिया अतीक अहमद को लेकर पुलिस का काफिला पहुंचा प्रयागराज की नैनी जेल। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है अतीक। राहुल और अडानी के मुद्दे पर आज भी संसद में जोरदार हंगामा। काले कपड़े पहनकर विपक्ष ने किया विरोध। हंगामे के बीच बजट पारित। कल समय से पहले खत्म हो सकता है सत्र। राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस। संसद सदस्यता खत्म करने के खिलाफ कांग्रेस का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। कई कार्यकर्ता हिरासत में। ऊंचाई को नहीं संभाल सका बाजार। ऊपरी स्तरों से हुआ बिकवाली का शिकार। पावर रियल्टी शेयरों ने बनाया दबाव। स्मॉल और मिड कैप शेयर भी पिटे। सेंसेक्स निफ्टी हल्की बढ़त पर बंद। बढ़ते डिपॉजिट रेट के बीच क्या ईपीएफओ भी बढ़ाएगा ब्याज दरें? आज से 2 दिन की बैठक शुरू। 7 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स की रहेगी नजर। देश में फिर कोरोना का साया। लगातार दूसरे दिन 1800 से ज्यादा मरीज। हफ्ते भर में गई 29 से ज्यादा जान। और विमेंस प्रीमियर लीग की पहली विजेता बनी मुंबई इंडियंस। खिताबी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। और जल्दी ही आपको अनचाही कॉल से छुटकारा मिल सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने अनचाही कॉल पर सख्ती की तैयारी पूरी कर ली है। इसी मामले को लेकर टेलीकॉम कंपनियों के साथ ट्राई की बैठक है। डिटेल समझते असीम मनचंदा से। बताया असीम, क्या कदम उठाने जा रहा है ट्राई? देखिए, रोजाना 2 से 3 अनचाही कॉल्स आपके मेरे मोबाइल की घंटी रोजाना बजाती हैं। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई इसको लेकर के सख्ती करने की तैयारी कर रहा है। आज टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक बुलाई है। उनको निर्देश दिए जाएंगे कि आप अनचाही कॉल्स रोकने की दिशा के अंदर कदम उठाएं। खासतौर पर कि आप डिस्ट्रीब्यूशन लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल जल्द से जल्द करें ताकि लोगों को अनचाही कॉल से छुटकारा दिया जा सके। खासतौर पर टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ये भी कहेगा कि जो भी टेली मार्केटिंग कंपनियां जो कि रजिस्टर होने के बावजूद बार बार उपभोक्ताओं को फ़ोन कर रही है, उनको उनकी घंटियां बजा रही हैं और उनको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके ऊपर जो भी पेनल्टी लगती है उसको सीरियसली लागू किया जाना चाहिए। अगर टेलीकॉम कंपनी आने वाले दिनों में ये कदम उठाती है तो सीधे सीधे उपभोक्ताओं को अनचाही कॉल से छुटकारा मिल सकता है। शुक्रिया असीम। इधर देश में कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना मरीजों की संख्या 800 के पार आई है। क्या है देश में ताजा स्थिति? जानने के लिए चलते हैं दीपाली नंदा के पास। बताया दीपाली, आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए, कोविड के हिसाब से देखें तो देश में नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 1 से 1.5 महीने में हमने देखा है कि नए मरीजों की जो संख्या है, जो रोजाना आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है, वो 300 से बढ़कर अब 1800 के पार पहुंच गया है। पिछले 2 दिन की हम बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं जो नए मामले दर्ज हो रहे हैं वो 1800 से ऊपर ही दर्ज हो रहे हैं। और अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो मामले तो 1800 से ऊपर रहे, साथ ही साथ 6 लोगों की मौत भी कोविड की वजह से हुई है। वहीं अगर हम एक्टिव केसेस की तरफ ध्यान दें तो अब ये आंकड़ा भी 10,300 के पार पहुंच गया है। यानी कि ये उन मरीजों की संख्या है जिनका इलाज हॉस्पिटल में फिलहाल चल रहा है। अगर हम ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट, इसमें जो इसका ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसमें भले ही हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत काफ़ी तेज़ी से ना दिख रही हो, लेकिन ये फैल काफ़ी तेज़ी से रहा है। यही वजह है कि नंबर्स हफ्ता दर हफ्ता हमें ऊपर जाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार राज्यों के संपर्क में है। खासतौर पर दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र ये ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा नए मरीजों की संख्या रोज़ाना दर्ज हो रही है। तो इन राज्यों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है और आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की सलाह दी है। खासतौर पर जिन डिस्ट्रिक्ट्स पर में ज़्यादा नंबर दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये सलाह दी जा रही है कि मास्क को अनिवार्य किया जाए। तो ये थी कोविड पर दीपाली की रिपोर्ट। सतर्क रहने की जरूरत है। पढ़ते हैं आगे।
राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद आज संसद के अंदर विपक्षी दलों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। एक सांसद तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन तक पहुंच गए और काला कपड़ा लहराने लगे। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे के बीच आज राज्यसभा ने फाइनेंस बिल को अनुमति दे दी। अब इस बिल को लोकसभा से अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। संसद में आज की हलचल पर अपडेट लेते हैं। लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़ गए हैं। बताइए लक्ष्मण जी, आज क्या क्या हुआ संसद में और आगे की क्या इंडिकेशंस है? हालांकि आज संसद में जो हुआ वो दरअसल बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले दिन से चला आ रहा है और हंगामा हुआ। संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई और ना तो इसकी उम्मीद की जा रही थी और ना ही आगे की उम्मीद की जा रही कोई संसद की कार्रवाई चल पाएगी, क्योंकि दरअसल होता क्या है कि जब भी हंगामा होता है, विपक्ष हंगामा करता है तो आपसी सहमति बनाने के लिए बैठकें होती है। 2-4 दिन बाद फिर ये बैठक सहमति बनती है और सुचारू तरीके से कामकाज होता है। लेकिन इस बार हर रोज एक नया मुद्दा बनकर आ रहा है। शुरू में आया अदानी के मामले पे जेपीसी बैठाइए। भाजपा और कांग्रेस सरकार के सांसदों ने मांग की कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। अब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। उसके बाद हंगामा शुरू होगा। स्थिति ये थी कि सभी विपक्षी दल, खासतौर से कांग्रेस हो, दूसरे टीएमसी हो, दूसरे दलों ने आज काले कपड़े पहन कर आए, विरोध प्रदर्शन किया। संसद से लेकर विजय चौक तक जो करीब 200-300 मीटर तक की दूरी है, मार्च किया, प्रदर्शन किया। उसके बाद जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो लगातार हंगामा होता रहा। विपक्षी दलों की बैठक भी हुई ताकि कैसे रणनीति बनाई जाए। और अब जाकर के तो स्थिति यह है कि राहुल गांधी को जो उनका सरकारी बंगला है वो खाली करने का आदेश भी जारी किया जा चुका है। तो विरोध और सुलझने की बजाय, शांत होने की बजाय ये विरोध और तीखे होते जाएंगे। ऐसे में बहुत हद तक संभावनाएं कल या फिर एक दिन और चला करके संसद का बजट सत्र जो अप्रैल के पहले हफ्ते तक चलना था वो शायद 1-2 दिन में ही खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, एक बात जरूर हुई कि फाइनेंस बिल राज्यसभा में गया, राज्यसभा से सहमति मिल गई, फिर लोकसभा में आया, लोकसभा से उसे पारित कर दिया गया। एक तरह से बजट संसद से पारित हो चुका है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर जो गलतफहमी थी उसको भी दूर करते दूसरा संशोधन भी लोकसभा से पारित हो चुका है। तो मुझे लगता है कि मुख्य विधायी कार्य जब खत्म है, अब हंगामे के भी संसद का सत्र कब तक चल पाता है इसका इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ डाले। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इससे पहले आज विपक्षी दलों ने राहुल और अदानी के मुद्दे को लेकर संसद परिसर में ब्लैक प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी। इसमें टीएमसी भी शामिल हुई। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया है। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। हिंदुस्तान के आम लोगों को निगाहों भटकाने के लिए मोदी जी लाए हैं कहां से ओबीसी, कहां से एबीसी। मोदी जी और उनको यह मैं कह रहा हूं कि आप लंदन से लाए हैं देशद्रोही की एक मुद्दा, तो सारे मुद्दे सदन के अंदर क्यों ना चर्चा होते। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल ने ओबीसी समाज का अपमान किया है और अब कांग्रेस ड्रामा कर रही है। पिछड़ों का अपमान करने का, अपशब्द बोलने का काम ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। इनके काले कारनामे, अब काले कपड़े, ये काले जादू तक जाने वाले हैं, क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कांग्रेस ने कोर्ट को भी मानना बंद कर दिया है? ये आदेश कोर्ट का है। स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? वो ये कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए डेमोक्रेसी खतरे में है। 2019 में मोदी नाम के सारे सरनेम के बारे में जो गाली दी वो किसने बोला? इसलिए इसका मतलब बोलने की स्वतंत्रता है इस देश में।
लेकिन गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। उनको फर्क करना चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता में और गाली देने की स्वतंत्रता में उनको फर्क करना चाहिए कांग्रेस को। और सदस्यता खत्म होने के बाद अब लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को सरकारी घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस में कहा गया है कि जिस दिन राहुल की सदस्यता खत्म हुई है उस दिन से 30 दिन के अंदर उन्हें घर खाली करना होगा। इस तरीके से राहुल के पास 22 अप्रैल तक का समय है। नई दिल्ली के तुगलक रोड पर राहुल गांधी को 2014 में अमेठी से चुनाव जीतने के बाद बंगला मिला था। अभी तक वो उसी बंगले में है। और राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस के पास क्या है आगे का रास्ता, और क्या 2024 से पहले पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो पाएगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। यूपी पुलिस माफिया आतिक अहमद को लेकर साबरमती से प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच गई है। आपको बता दें कि साबरमती जेल से प्रयागराज पहुंचने में पुलिस ने लगभग 24 घंटे का सफर तय किया, जहां मीडिया और अतीक के परिवार की गाड़ियां भी साथ साथ चलती रही। वहीं इस पुलिस जब अतीक अहमद को लेकर साबरमती से निकली तब से ही अतीक अहमद अपने रिश्तेदारों को और अतीक अहमद को इसका डर सता रहा था कि कहीं रास्ते में उसके साथ कोई अनहोनी ना हो। अतीक की बहन आयशा ने अपने भाई के इनकाउंटर की आशंका भी जताई थी, लेकिन अब अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच चुका है। और अब बात करते हैं मार्केट की। 2 दिन की गिरावट के बाद बाजार में आज मामूली बढ़त देखने को मिली। बाजार में ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स 127 अंक चढ़कर 57,654 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक चढ़कर 16,986 पर बंद हुआ। स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में गिरावट रही। आज सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा शेयरों में रही। पावर रियल्टी शेयरों में बिकवाली आज देखने को मिली। गांधीनगर में आज से ग्लोबल वार्मिंग पर G20 की अहम बैठक शुरू हुई। बैठक में किन बातों पर फोकस रहेगा, इस पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने बातचीत की G20 के नोडल ऑफिसर मोना खंदार से। पर्यावरण और आबोहवा के ऊपर आज से गांधीनगर में 3 दिवसीय G20 की बैठक हो रही है। आइए हम बात करते हैं नोडल ऑफिसर से। मैडम बताइए कि क्या आउटकम निकलेगा 3 दिन की इस बैठक से? ये जो 3 दिवसीय बैठक है उसका जो इम्पॉर्टेंट थीम है जिस पर विचार विमर्श और चर्चा होने वाले हैं, उसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जल जीवन मिशन, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और इन जनरल सैनिटेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। इसके उपरांत इसमें गांधीनगर रेजोल्यूशन भी इसमें उसके ऊपर भी चर्चा होने वाली है। और उसके साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी, ये 5 मुख्य थीम है। इस पर विचार विमर्श होगा और ये विचार विमर्श जो है उसकी शुरुआत फर्स्ट साइड इवेंट जो रिवर मैनेजमेंट, रिवर वाटर कनेक्टिंग रिवर्स और रिवर वाटर या तो टू बी मोर प्रिसाइज ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, उसके ऊपर है। और ये हाफ अ डे साइड इवेंट है और उसके बाद उनको स्टेट एक्सकर्शन साइट्स पर हम ले जाने वाले हैं, जिसमें अडालत, स्टेपवेल एवं साबरमती साइफन ये मुख्य उसके फोकस है। और उसके साथ हम उनको इसके बाद रिवर फ्रंट पर ले जाएंगे, जहां पर वो साबरमती रिवर का डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और वहां पर जो अटल ब्रिज बना करके उसके साथ टूरिज्म को और बाकी सब चीज़ों को भी कैसे इंटीग्रेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाया गया है वो दिखाएंगे। मैडम, कितने देशों के पार्टिसिपेंट इसमें हिस्सा लेने वाले हैं? G20 के अलावा भी कोई देश को आमंत्रित किया है? G20 के अलावा बाकी और 10 जितने कंट्रीज है जो इनवाइटी कंट्रीज है, जिसमें बांग्लादेश, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज है, वहाँ से भी डेलीगेट्स आए हुए हैं। और यहाँ पर 130 से ज़्यादा फॉरेन डेलीगेट्स हैं। और अभी एक छोटा सा ब्रेक, खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश का टेक्सटाइल कारोबार इस वक्त मुश्किल दौर में है क्योंकि ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं और रॉ मटेरियल्स के दाम में भी उछाल आई है और इसके ऊपर से दुनिया के बाजार में डिमांड भी घट गई है। ऐसे माहौल में इस सेक्टर को कैसे उबारा जा सकता है, ये बड़ा सवाल बन गया है। देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले टॉप 5 सेक्टर में टेक्सटाइल भी है। कपड़ों की छोटी बड़ी मिल में लाखों लोग रोजगार पाते हैं। 3 साल पहले बैंकों के ब्याज दर घटने के कारण कपड़ों की कई फैक्ट्री खुल गई और कमाई भी होने लगी। लेकिन जहां 2019 में बैंक से 6.65% ब्याज पर लोन मिल जाता था, उसी लोन पर आज 9.55% ब्याज लगता है। मतलब इंडस्ट्री के ऊपर ब्याज का 3% अतिरिक्त बोझ। इसके अलावा महंगा कोयला, कॉटन के दाम में भारी उठापटक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर केंद्र की स्कीम का बंद हो जाना, ग्लोबल डिमांड में भारी कमी आना, इन सारी वजहों को मिला-जुला कर आज इंडस्ट्री बड़ी परेशानी में है। टेक्सटाइल यूनिट काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सबसे मेन जो चीज थी, इसके अंदर 2 से 3% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ गया बैंकों का। तो जिसके पास में भी लोन है उसके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि 2 to 3% जो है इंडस्ट्रीज के अंदर लोन बढ़ने का। उसके अलावा मेन जो टेक्सटाइल्स के अंदर एक टफ की स्कीम गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती थी, वो काफ़ी साल हो गया बंद हो गया, तो टफ की। उसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट की भी एक सब्सिडी की स्कीम है टेक्सटाइल पॉलिसी के अधीन, मगर उसका भी पैसा टाइम पे नहीं मिलता है। जब कोई भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर पैसे की ज़रूरत होती है, जब इंडस्ट्री चालू होती है, जब उस समय उनका सही टाइम पे पैसा नहीं मिलता है, तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रीज़ के लिए आता है। जानकारों का कहना है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम को फिर से चालू करना चाहिए, इंपोर्टेड कोयले को सस्ता करना चाहिए, कॉटन के दाम में स्थिरता लाई जानी चाहिए और जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उन राज्यों को, केंद्र को कुछ छूट देना चाहिए। इस तरह के कदम से इंडस्ट्री को फिर से बढ़ावा दिया जा सकता है। कोयला सबसे बड़ी हमारे लिए तकलीफ है। उसकी जो कॉस्ट है वो अभी कई गुना, 3 गुना बढ़ गई है, तो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल नहीं रही। एक तो कोयले पे कोई कंट्रोल करके गवर्नमेंट सप्लाई एक फिक्स रेट में और कुछ लो प्राइस में कोयला दिला सके तो काफ़ी अच्छा होगा टेक्सटाइल के लिए। दूसरा टफ स्कीम पहले चलती थी, उससे हमको काफ़ी राहत होती थी, डेवलपमेंट करने में, कोई भी न्यू मशीनें लगाने में थोड़ी हिम्मत हो जाती थी। अब टफ स्कीम है नहीं, तो गवर्नमेंट दोबारा टफ स्कीम के बारे में विचार करे तो काफ़ी अच्छा हो। दुनिया में मंदी के चलते अभी ग्लोबल बाजार से उम्मीदें कम है और फिलहाल भारत का कपड़ा कारोबार घरेलू मांग के भरोसे चल रहा है। टेक्सटाइल का जीडीपी में अच्छा योगदान है। अगर सरकार कुछ अच्छे कदम उठाती है तो न केवल इस सेक्टर को फायदा होगा, लेकिन भारत में लाखों नए रोजगार का सृजन भी हो सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियां भी बता रहे हैं। आज बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध उस्ताद शिल्पकार गुलाम नबी की कहानी की, जो वुड कार्विंग की परंपरा को जीवित रखने की दिशा में काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं, डालते हैं इनके सफर पर एक नजर। जब सुंदरता और कारीगरी का जिक्र होता है तो कश्मीर की लकड़ी की नक्काशी का नाम जरूर आता है। इसी संस्कृति और कला को जीवित रखने का जिम्मा उठाया है 70 वर्षीय श्रीनगर के निवासी गुलाम नबी दार ने, जो अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन इनका सफर आसान नहीं था। गुर्बत की वजह से यथ काम लोगमुत कैसन कारीगरन पुरान आदत, तम यह फन हावान बेस कह, तिमन वोन दुमुख है मे हेचनो तुम दुमुख है लकुट से हेक ये गस वंस बहुत गसान पार्कन मज अचो वुचान कुदरत पोश खसान पार्कन मज पे बह कलम काकुत निवान यमन मज बेहान अत पकान फैमिली कह पकान तिमन बच्चे कह सह तम वन यह क्या करान तम मोल मोज वन यह पागल इस मुसीबत तुलमित हेचान। गरीबी के कारण
गुलाम नबी के पिता ने 5वीं कक्षा में ही उन्हें एक लकड़ी के कार्यशाला में नौकरी पे लगा दिया। लेकिन गुलाम इससे खुश नहीं थे, क्योंकि वह अपनी कल्पना को जान नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने नौकरी छोड़कर कई बड़े नक्काशीकारियों के नीचे काम किया और अपने हुनर को तराशा। यही कारण है कि आज श्रीनगर के दरवाजों पर उनकी रचना हर जगह दिखाई देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपनी कला के दम पर वह थाईलैंड, जर्मनी और इराक जैसे देशों तक भी पहुंच गए। गुलाम नबी दार ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है कश्मीर की इस बहुमूल्य धरोहर को जीवित रखने के लिए, और इसका परिणाम आज दुनिया भर के शोरूम्स में दिखता है। तो देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। और अब बात WPL की। मुंबई इंडियंस ने विमेंस प्रीमियर लीग का पहला खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 9 विकेट पर 131 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट पर 134 रन बना लिए।